सैम ऑल्टमैन ने एक बार कहा था कि इंडिया का अपना चैट जीपीटी बनाना टोटली होपलेस है। जब यह बात सामने आई तो लोगों ने सोचा कि वो हमारे इंजीनियर्स को कम आंक रहे हैं, लेकिन असल में वो एक प्राइस कोड दे रहे थे। वो एक नंबर बता रहे थे जो इतना बड़ा है कि ज़्यादातर इंडियन कंपनीज उसे सुनकर ही पीछे हट जाती हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना Sam, can you just going to startups? I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building? You can build on the models. Be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but कोई टेक्निकल बात छोड़े, सबसे पहले समझिए कि एआई मॉडल सीखता कैसे है। जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है तो वो जवाब कहीं स्टोर है। वो स्टोर होता है जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स को आप ऐसे समझिए जैसे एक बच्चे के दिमाग में कनेक्शंस होते हैं। जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतनी ज़्यादा चीज़ें वो बच्चा याद रख सकता है और समझ सकता है। पैरामीटर्स दो चीज़ों से बनते हैं, वेट्स और बायसेस, जो बेसिकली छोटे छोटे नंबर्स हैं। ये नंबर्स डिसाइड करते हैं कि मॉडल किसी इनपुट को देखकर क्या आउटपुट देगा। एक छोटे मॉडल में मान लीजिए 7 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं, मतलब 7 अरब ऐसे छोटे नंबर्स। GPT-4 में अंदाज़न 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, मतलब 17 खरब नंबर्स। फ़र्क समझिए, 7 अरब बनाम 17 खरब। अब दूसरा स्टेप, ट्रेनिंग का प्रोसेस। मॉडल को ट्रेन करने का मतलब है कि आप उसे बहुत सारा डेटा दिखाते हैं, इंटरनेट से आर्टिकल्स, किताबें, कन्वर्सेशंस, और मॉडल बार बार अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है। यह पाइपलाइन कुछ ऐसी चलती है। पहले डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें टोकन्स कहते हैं, तोड़ा जाता है। फिर ये टोकन्स मॉडल के अंदर जाते हैं और मॉडल एक प्रेडिक्शन बनाता है। फिर उस प्रेडिक्शन को सही जवाब से कंपेयर किया जाता है और आखिर में मॉडल अपने पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है ताकि अगली बार बेहतर प्रेडिक्ट कर सके। ये प्रोसेस अरबों बार रिपीट होता है। तीसरा स्टेप, इस ट्रेनिंग को मेजर कैसे करें। इसके लिए एक यूनिट है जिसे फ्लॉप्स कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑन इम्प्रेशंस। इसे आप ऐसे समझिए जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही कंप्यूटेशन को फ्लॉप्स में मापते हैं। एक 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी स्पेसिफिक संख्या में फ्लॉप्स चाहिए। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आम कैलकुलेटर में लिखी भी नहीं जा सकती। अब चौथा स्टेप, ये कंप्यूटेशन करेगा कौन। यहाँ आता है जीपीयू, स्पेसिफिकली एनवीडिया का H100 चिप। ये चिप दुनिया के सबसे पावरफुल एआई चिप्स में से एक है। इसकी पीक स्पीड है लगभग 989 टेराबिट्स प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में लगभग 989 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑन इम्प्रेशंस। सुनने में लगता है कि बहुत तेज़ है, एक चिप से ही काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। लोग सोचते हैं कि जीपीयू हमेशा अपनी पीक स्पीड पर चलता है। ये गलत है। असल में जीपीयू की मेमोरी उतनी तेज़ी से डेटा फीड नहीं कर पाती जितनी तेज़ी से जीपीयू प्रोसेस कर सकता है। इसे मेमोरी बॉटलनेक कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, एक बहुत तेज़ रसोइया है जो 1 मिनट में 10 रोटियां बना सकता है, लेकिन आटा देने वाला सिर्फ 4 रोटियों का आटा ही दे पाता है प्रति मिनट। तो रसोइया चाहे कितना भी तेज़ हो, आउटपुट 4 रोटियां ही होगा। ठीक यही जीपीयू के साथ होता है। रियलिस्टिकली H100 अपनी पीक स्पीड का सिर्फ 40% डिलीवर करता है, मतलब लगभग 395 टी फ्लॉप प्रति सेकंड। अब 5वां स्टेप, यहीं से असली खेल शुरू होता है, पैसे का खेल। जब आप यह मैथ करते हैं, 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल को ट्रेन करने के लिए ज़रूरी फ्लॉप्स को 395 टी फ्लॉप प्रति सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो आपको लगभग 30,000 कंटिन्यूस H100 घंटे चाहिए। मतलब एक H100 चिप को बिना रुके 30,000 घंटे चलाना पड़ेगा। अब ज़्यादातर कंपनीज़ के पास अपने H100 चिप्स नहीं हैं। वो क्लाउड पर रेंट करती हैं, AWS, गूगल क्लाउड या एज्योर से। एक H100 चिप की क्लाउड रेंटल कॉस्ट लगभग $2 से $4 प्रति घंटा है। तो 30,000 घंटे गुणा $3 एवरेज बनता है लगभग $90,000। इंडियन रुपए में ये होता है लगभग 75 लाख रुपए। अब 75 लाख सुनकर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी दे सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कोई भी एआई मॉडल एक बार में सही नहीं बनता। पहली ट्रेनिंग रन में शायद मॉडल ठीक से काम ना करे, डेटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर पैरामीटर्स गलत हो सकते हैं, या मॉडल कुछ ऐसा सीख ले जो आप नहीं चाहते थे। तो आपको 3 से 5 बार पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। 75 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए,
बनता है लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल के लिए। अब GPT-4 की बात करते हैं। GPT-4 में अंदाजन 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, जो 7 बिलियन से लगभग 250 गुना ज़्यादा है। जब आप इसी मैथ को स्केल करते हैं, ट्रेनिंग कंप्यूट एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मल्टीपल ट्रेनिंग रन्स जोड़ते हैं, RLHF जैसी फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स का खर्चा जोड़ते हैं, तो एस्टिमेट आता है लगभग 2500 करोड़ रुपए। यह सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट है। इसमें डेटा कलेक्शन, सैकड़ों रिसर्चर्स की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और इन्फ्रेंस कॉस्ट, मतलब मॉडल को यूज़र्स को सर्व करने का खर्चा शामिल नहीं है। अब एक रियल एग्जांपल देखिए। इंडिया में कुछ कंपनीज ने कोशिश की है। सर्वम AI ने इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मॉडल्स बनाए हैं। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने कृत्रिम लॉन्च किया। भारत GPT प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी GPT-4 लेवल का फ्रंटियर मॉडल नहीं बना पाया है। इसलिए नहीं कि इनके इंजीनियर्स कम कैपेबल हैं, बल्कि इसलिए कि 2500 करोड़ रुपए का बेट लगाना, जहां फेलियर की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये रिस्क इंडियन बिजनेस कल्चर में बहुत रेयर है। ओपन AI ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए माइक्रोसॉफ्ट से। गूगल के पास अल्फ़ाबेट का पूरा ट्रेजर चेस्ट है। मेटा ने अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया कि वो बिलियंस AI पर खर्च करेंगे। इंडिया में कोई VC फर्म, कोई कॉरपोरेट 2500 करोड़ ऐसे प्रोजेक्ट पर नहीं लगाता जहां रिटर्न का कोई गारंटी नहीं। तो ऑनेस्ट पिटफॉल ये है कि ये गैप सिर्फ पैसे का नहीं, रिस्क एपिटाइट का है। पैसा शायद इंडिया में है भी, लेकिन उसे इस तरह के अनसर्टेन लॉन्ग टर्म बेट पर लगाने की हिम्मत नहीं है। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल रियलिटी है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्म्ड आउटकम भी पॉसिबल है। अगर इंडिया सरकार या कोई बड़ा कंसोर्टियम 2500 से 5000 करोड़ का डेडिकेटेड AI फंड बनाए, जैसे इसरो के लिए स्पेस प्रोग्राम में किया गया, तो इंडिया एक फ्रंटियर मॉडल बना सकता है। टैलेंट हमारे पास है। IITs, IISc और इंडियन AI रिसर्चर्स दुनिया की टॉप लैब्स में काम कर रहे हैं। कमी सिर्फ उस एक बड़े चेक की है जो कोई साइन करने को तैयार हो। सैम अल्टमैन ने जब टोटली होपलेस कहा था, तो वो हमारे टैलेंट को नहीं, हमारे कैपिटल एलोकेशन को चैलेंज कर रहे थे, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो गलत साबित नहीं हुए हैं। अगर आपको ये समझ में आया और आप ऐसी और डीप एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए जयप्रसाद.com पर, और डिटेल्स मिलेंगी।